Hello everyone, my name is Komal Vyas Sharma and I welcome you all to Advait Education powered by GATE Academy Straightway to Government Jobs। और आज हम हमारे लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, एक बार उन्हें देख लेते हैं। देखिए, जहां तक बात हमारे संविधान की है तो मैंने आपको सबसे पहले बेसिक चीजें बता दी थी संविधान से रिलेटेड। इसके अलावा हमने देख लिया कि पार्ट्स कौन कौन से हैं, भाग कहते हैं जिन्हें, आर्टिकल्स क्या हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, इनको भी देख लिया। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था कि किस तरह से एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार की गई है ना, जिसको क्या कहते हैं हम, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन, कि वो क्या चीजें थी, किस तरह से हम इस गवर्नमेंट का जो ये हमारा सिस्टम है इसमें हमने किस तरह से बदलाव लाए। ठीक है, इन सब चीजों को हमने देखा कि इसमें हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन के अंदर में। इसके अलावा जो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी है, संविधान सभा, ठीक है, तो उसका हमने एक फ्लो चार्ट देखा था कि ये एक्चुअली बनी कैसी। ठीक है, इसके बाद में संविधान कैसे बना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स थे, ठीक, और उसके बाद ये कहां तक चला, हमारे रिपब्लिक डे तक, जब हमने क्या किया, हमारे संविधान को हमने लागू कर दिया। ठीक, तो आज मैं कुछ फैक्चुअल बातें करूंगी इसी से रिलेटेड। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इससे जो फैक्चुअल चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रहती है हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि जब भी आपको कुछ भी चीज को पढ़ना है तो हमेशा क्या सोच के पढ़ेंगे, रीड पॉलिटी फ्रॉम पॉलिटिक्स, है ना। तो जितना आप इंटरेस्ट राजनीति में दिखाओगे तो वैसे ही आपको आपकी राजतंत्र जो है हमारा, है ना, ये जो संविधान है, ये आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। ओके, देखिए, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, एमएन रॉय जी ने। ओके, एमएन रॉय ने। अब ये डेट आपको याद रखने की जरूरत है, सबसे पहले किसने आइडिया दिया और कब दिया। देन 1935 में, एक साल बाद में, जो कांग्रेस है हमारी आईएनसी, इसने ऑफिशियली डिमांड की थी इसी चीज की, है ना, अंग्रेजों से इन्होंने ऑफिशियली डिमांड की कि एक क्या होना चाहिए, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जिससे कि हम क्या करें, एक संविधान को फॉर्म कर सकें। ठीक है, हिंदी में क्या कह सकते हैं, आधिकारिक तौर पर ये चीजें। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, कई बार आपको क्वेश्चन में चलो ये एक पूछ देगा, ठीक है, इसके अलावा ये डेट पूछ लेगा। देन ये जो कैबिनेट मिशन है, इसकी रिकमेंडेशन पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। जब प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था तब हमने बताया था कि जैसी कैबिनेट मिशन आई तो इसने क्या कहा कि चलो इलेक्शंस करते हैं। ठीक है, तब इलेक्शंस हुए थे संविधान सभा के, तो फिर उसके बाद में संविधान सभा आपकी नवंबर 1946 को बन गई। ठीक है, जो 6 नवंबर को बनी थी ना, हम देखे थे पिछले में, इसलिए बोले वो डेट्स आपको याद रखने की जरूरत है। अब बिकॉज आपने कहानी के तौर में पढ़ लिया ना, तो अब आपको ये चीजें काफी आसानी से समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो ये कई बार पूछता है कि किसके रिकमेंडेशन में, और ऑप्शंस में दे देगा आपको, क्रिप्स मिशन दे देगा, कैबिनेट मिशन दे देगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट दे देगा, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो उसमें आप आंसर क्या लिखोगे, कैबिनेट मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन अब जो इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस की कहानी भी मैंने आपको बताई थी कि टोटल जो थी सीट्स वो 389 थी। 389 में से जो 296 सीट्स थी, इसमें ही आपके इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि ये वाली सीट्स क्या थी, आपके ब्रिटिश प्रांत की थी, जिसमें डायरेक्ट अधिकार ब्रिटिशर्स का था। इसके अलावा ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये फिल नहीं किए गए थे, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये नॉमिनेट किए गए, और ये जो थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हो गई तो उसमें ये लोग भाग नहीं लिए थे। शुरुआत में ये लोगों ने भाग नहीं लिया था। तो फिर आईएनसी को कितनी सीट्स मिली, 208, मुस्लिम लीग को 73, और इंडिपेंडेंट सीट्स थी आपके पास में 15 सीट्स थी इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने की जरूरत है।
ये आपको याद रखना पड़ेगा। आई थिंक अभी तक इतने बार हम बात कर चुके हैं इनके बारे में कि आई थिंक आपको ये ऐसे भी याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, जो हमारी फर्स्ट मीटिंग की गई है ना, जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट मीटिंग है वो कब हुई हमारी, 9 दिसंबर 1946। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी किस डेट पे, 6 दिसंबर को, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे सीधा क्या लिखा है, जो फर्स्ट मीटिंग की गई है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, और 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पे मीटिंग की गई, एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जो है, जो पार्लियामेंट है। जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताया था उसमें बहुत सारे पिक्चर्स मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद होगा तो उसमें जो फर्स्ट मीटिंग की पिक्चर थी उसमें एक, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए थे। देन उस टाइम जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए, हमारे अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये परमानेंट प्रेसिडेंट कब बने, देखो 2 दिन बाद ही बन गए, 11 दिसंबर 1946 में। अब यहां जो एक इंपॉर्टेंट चीज जानने की ये है कि महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब मोहम्मद अली जिन्ना क्यों नहीं रहे, बिकॉज उन्हें अलग पाकिस्तान चाहिए था, और उनकी ये डिमांड फुलफिल नहीं हो रही थी, तो इसलिए मुस्लिम लीग पूरी तरह से बाहर था। इसके अलावा जो गांधी जी थे तो वो भी इस चीज के पार्ट नहीं बने, है ना। उन्होंने कहा कि मैं भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनकर करूंगा क्या, है ना, ये चीज, तो वो भी इस चीज से अलग रहे। अब देखिए, मिडनाइट ऑफ 14th and 15th of August, हम सीधा यहां पर आ गए, है ना। उस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके बीच की भी हमने पूरी स्टोरी देखी है, लेकिन यहाँ उतने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 15 अगस्त को एक स्पेशल सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्या हुआ, स्पेशल सेशन, ठीक है, विशेष सत्र कहते हैं। किस लिए हुआ, टू ट्रांसफर दी पावर, पावर को ट्रांसफर करना है, ब्रिटिश से लेकर इंडियंस को देना है। ठीक है, तो उसके लिए एक सेशन बुलाया गया। ठीक है, और उसके वहां पे ये बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी है, संविधान सभा, उनके काम क्या है। ठीक है, तो उनके 2 काम थे। क्या थे, सबसे पहले तो एक संविधान को बनाना, ठीक है, उसके अलावा और भी दूसरी कमिटीज बनाना, एक लॉ मेकिंग बॉडी बनाना जो कि लॉज बनाएगी कि किस तरह से हम देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके 2 फंक्शंस थे, कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है दोनों। ठीक, देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी संविधान सभा, यही हमारी क्या बनी, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, मतलब कि जो जस्ट तुरंत आफ्टर, कहना चाहिए, इंडिपेंडेंट हुए हम, है ना, तो जो ये इलेक्टेड मेंबर्स ही थे, तो यही लोग आपके क्या रहे, पूरे पार्लियामेंट में रहे। कब तक वर्क किया इन्होंने, जब तक कि पहला जनरल इलेक्शंस ना हो जाए। तो पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ आपका, 1952 में। ठीक है, 1952 के आम चुनाव तक ये लोग काम करते रहे। उसके बाद में फिर धीरे से ये चीजें आपकी चेंज हुई। ठीक, देखिए अब यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं ये सब आपको क्या करने, याद करने की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस क्या थे। ठीक, और जो आम चुनाव हुए पहले, तो पहले आम चुनाव कब हुए आपके, 1952 में। ओके, ये देखिए, ये है हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, 3 जून प्लान जिन्होंने दिया था, और जिन्होंने ये डिमांड को फुलफिल की कि ओके एक पाकिस्तान आपका बन जाएगा। सी राजगोपालाचारी जी, ये कौन थे, ये हमारे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, फर्स्ट एंड द लास्ट, क्योंकि उसके बाद गवर्नर जनरल का ही जो पोस्ट है उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए वही चीज यहां लिखी हुई है, लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है और आपको याद रखना है। ठीक है, कि पहला गवर्नर जनरल अगर बोलता है फ्री इंडिया का, तो वो आप किसको लिखोगे, लॉर्ड माउंटबेटन को। लेकिन अगर आपको बोलते हैं फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन, ओके, जैसे ही आपको ये वर्ड दिखेगा इंडियन वर्ड, तो आप किनको लगाओगे, सी राजगोपालाचारी को, क्योंकि आज तक एक ही गवर्नर जनरल रहे इंडियन, वो कौन रहे, सी राजगोपालाचारी जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये मीटिंग हॉल है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ये देखो, ये नेहरू जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जो सोर्स बना प्रियम्बल का, हमारा प्रियम्बल किस तरह से बनेगा, ठीक है, उसके बारे में सारी चीजें किस में लिखी थी, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। तो उस चीज को पास किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने।
अब देखो, जो हमारा संविधान बना उसको समय कितना लगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। एकदम बेसिक, जब आप एग्जाम्स दोगे, एकदम आजकल बड़े एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली, लेकिन अगर बेसिक आप मान के चलो पटवारी का भी अगर एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उसमें कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ देता है, खास स्टेट व्यापम मापन में, ठीक है। तो 2 years 11 months and 18 days, ठीक है, इतना समय लगा हमारे संविधान को पूरी तरह से बनने में, ड्राफ्ट होने में, ठीक है। एक फाइनल ड्राफ्ट हुआ, उसके बाद में उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, और जब फाइनली ये बना तो इतना समय इसको लग गया था, ठीक है। अच्छा, अब ये जब ये बन रहा था तो कितने सेशन हुए हमारे संविधान सभा के? सेशंस कितने हुए? 11 सेशंस। इसके बनने तक 11 सेशन हुए, ठीक है। 11 सेशंस के बाद में एक 12th सेशन भी हुआ आपका। ये कब हुआ आपका? ये हुआ हमारा जनवरी 24 में, जनवरी 24 में, ठीक है। और ये क्यों हुआ? साइन करने के लिए, जब हर कोई साइन करेगा, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना कि संविधान बनते तक में हमारे पास 11 सेशंस हुए थे, सेशन पूछता है क्योंकि, ठीक। और उसके बाद जो 12th सेशन हुआ तो वो कब हुआ आपका? सिग्नेचर करने के लिए ऑन जनवरी 24। और अगर टोटल सेशन बोलेगा कि रिपब्लिक तक में पूरा टोटल सेशन, तो आप क्या लोगे? 12, पूरे 12 सेशंस हुए, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ 389 मेंबर्स थे, और इसमें से कुछ आपके प्रांत के थे, कुछ नॉमिनेटेड थे, है ना। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 292 गलत है। अब इनको देख लेते हैं, ये चीजें क्या है। शॉर्टकमिंग्स का मतलब ये बोल लो, यहाँ पे ये चीज बता रहे कि लोगों ने क्रिटिसाइज किया किसका? इस संविधान सभा का। तो क्रिटिसिज्म क्यों मिला? कि क्या प्रॉब्लम्स थी उस संविधान सभा में, कि भले ही एक संविधान सभा बन गई लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें उसमें गलत थी। तो क्या थी? पहले, मेंबर्स वर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये चीज बताई आपको कि जो मेंबर्स उसमें थे संविधान सभा के, वो प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं आए थे, वो अप्रत्यक्ष चुनाव से आए थे, ठीक है। तो इस वजह से इसको बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं माना गया, ऑब्वियसली, बिकॉज डायरेक्टली इन लोगों की आवाज तो नहीं पहुंची ना वहां तक, है ना। लोगों ने किसी एक को चुना था, फिर उन लोगों में अपने में इलेक्शंस हुए, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए ये क्या था? इट वाज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सेकेंड इज लैक्ड द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली इसका मतलब ही ये, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है, कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट। तो जब इनडायरेक्ट ही इलेक्शन आप करवा रहे हो तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है ही नहीं वहां पे, ठीक है। देन असेंबली वॉज एडवोकेट सेंट्रिक। कईयों का ये कहना था कि जो हमारी संविधान सभा है उसमें सबसे ज्यादा वकील लोग ही थे, ठीक है। तो जो वकील लोगों का एक माइंडसेट होता है, तो उस तरह से ही वहां पे काम हो रहा था। सही भी है, बिकॉज सॉरी, होता यह था कि जो प्रीवियसली लोग एडवोकेसी को एक काफी अच्छा करियर मानते थे, ऑब्वियसली आज भी काफी अच्छा है ना, लेकिन उस टाइम पे लोग एक्चुअली ये कहते थे कि हमें एडवोकेट बनना है, ठीक। देन इन्फ्लुएंस्ड बाय कांग्रेस पार्टी, ऑब्वियसली बिकॉज सबसे ज्यादा सीट्स कांग्रेस को मिली थी, तो वहां पे लोग भी सबसे ज्यादा कांग्रेस के ही होंगे, तो कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, ठीक है। देन सेट अप अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट। अब देखो, जो हमारा संविधान सभा बना, ठीक है, तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, तो इसको पास किसने किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। तो कहीं ना कहीं ये एक्ट था किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट वालों का था ये एक्ट, ठीक। तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर में तुम संविधान सभा को बना रहे हो, तो फिर आपका ये संविधान सभा जो है वो कहीं से भी सॉवरेन नहीं है ना। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? कि संप्रभु चरित्र का नहीं है, हिंदी में कहते हैं संप्रभु, मतलब कि हमारे ऊपर में। सॉवरेन होने का मतलब क्या है? कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, वी आर द हेड, ये चीज होगी, है ना। सॉवरेन मतलब कोई भी एक अपर पावर नहीं है, लेकिन उस टाइम पे हम क्या कह सकते थे कि हाँ, ब्रिटिशर्स अभी भी कहीं ना कहीं एक अपर पावर रखते हैं, क्योंकि जो हमारा संविधान सभा बना वो इन्हीं के ही एक्ट के तहत बना था।
ठीक है, ये चीज है। तो ये क्या है आपके कि ड्रॉबैक्स आप कह सकते हो, शॉर्टकमिंग्स नहीं, ड्रॉबैक्स बोल लो इनको, है ना, कि कई लोगों ने इस चीज का क्रिटिसिज्म किया कि ये चीज है, पर चलिए उससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही अच्छा संविधान दिया जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है और कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, जहां हर किसी के लिए चीजें अवेलेबल है, रूल्स एक छोटे से लेकर बड़े तक के लिए सबके लिए इसमें रूल्स बने हुए हैं कि किस तरह से आप देश को चलाओगे। ठीक, तो ये है शॉर्ट ड्रॉबैक्स। देन इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आप जैसे कई लोग अगर आप लोग मेंस लिखते हो, ठीक है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ये पूछता है। देन कब पास किया था? 13 दिसंबर 1946 को। अब इसमें था क्या कि संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांत, ठीक है, जो संविधान बनेगी तो उसमें मूल सिद्धांत क्या क्या रहेंगे, क्या चीजें उसमें रहेंगी। ठीक है, तो ये चीजें इसमें थी, किसमें? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कमिटीज के बारे में, ठीक है, तो उसका मैं एक अलग से लेक्चर लूंगी। यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मली मैंने बता दिया कि ये कमिटीज मेजर थी। ठीक है, तो देखिए कई सारी मेजर कमिटीज भी थी, माइनर भी थी। तो जो मेजर कमिटी थी वो कितनी थी आपके पास में? 8 कमिटीज थी। ठीक है, 8। ये पूरी 8 कमिटीज हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप देख सकते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, इसका जब मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट यहां देख लो, जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी हमारी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ही थी जिसने मेन संविधान को लिखा और उनके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ओके, तो यहाँ पे ये चीज आपको बस याद रखनी। बाकी की कमिटीज आपको ऐसे तो सब पता होना चाहिए कि किसके प्रेसिडेंट कौन थे, पर मैं ये आपको याद करा दूंगी। तो चलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी जो बनी, इसको सबसे पहले बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब बनी? 29 अगस्त 1947 को बनी, ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है। अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, अब इसीलिए BR अम्बेडकर जी बिकॉज फ्रंट फेस थे, मेन दिमाग इनका था, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इनको, है ना। ये तो बचपन में ही हम पढ़े थे, ये सब चीजें हमारी जीके की बुक में लिखी रहती थी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए, सिर्फ अम्बेडकर जी को हम नहीं कह सकते कि सिर्फ इन्होंने संविधान लिखा। ठीक है, बाकी लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो जो हमारा संविधान लिखा वो इनके अलावा ये जो बाकी के 6 मेंबर्स थे, इन्होंने भी इनकी हेल्प की थी। ठीक है, लेकिन कॉमनली हम सब क्या जानते हैं कि BR अम्बेडकर जी ही मेन थे। ठीक है, लेकिन बिकॉज आप एक सिविल एग्जाम एस्पायरेंट है, आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट और ब्रॉड होना चाहिए, है ना। एक कॉमन लोगों से ज्यादा आपको चीजें पता होनी चाहिए, तो इसलिए आपको ये बाकी लोगों के भी बारे में मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट इनके नाम कि ये कौन लोग थे। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो देखिए, चेयरमैन तो मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, चेयरमैन के अलावा एक थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, अब इनको याद कैसे करोगे मालूम? इनके ना सिर्फ आप सरनेम को देख लो, ठीक है, और एक कहानी को बना लो, तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है, बार बार रिवाइज करोगे ना तो याद हो जाएगा। देखो, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, अय्यर तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपने हॉन्टेड मूवी देखी होगी तो आपको ये अय्यर जी याद हो जाएंगे उससे। ठीक है, देन N गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, ये दूसरे थे। थर्ड डॉक्टर KM मुंशी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद से आप याद रख सकते हो कि वो भी थे, है ना, तो उस हिसाब से आपको ये मुंशी वर्ड याद हो जाएगा। भाई मैं तो इसी तरह से याद करती हूँ। ठीक है, देन सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, एक ही थे मुस्लिम मेंबर एक ही थे। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम याद करना आसान हो जाएगा। देन N माधव राव। ठीक है,
कौन थे? एक एन माधव राव। अब इनके पहले संविधान सभा में बीएल मित्तर थे पहले, लेकिन इनको रिप्लेस करके राव जी को लाया गया। ठीक है, ये क्यों रिप्लेस हुए ये जानने की जरूरत नहीं है आपको, आई थिंक सो, मुझे उतना क्लियरली याद नहीं है, पर शायद से इनकी तबीयत खराब हो गई थी या फिर इनकी डेथ हो गई थी। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई इन दोनों में। ठीक है, ये चीज है, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी। तो आपको क्या याद रखना है कि बीएल मित्तर साहब को रिप्लेस किसने किया? एन माधव राव ने। ठीक है, और टी कृष्णमाचारी ये थे, इनको किसने ये जो है इन्होंने किसको रिप्लेस किया? डीपी खेतान। खेतान फैंस आते हैं, उनसे आप याद रख सकते हो वर्ड को। ठीक है, ये चीज, तो इनको किसने रिप्लेस किया? टी कृष्णमाचारी को। तो देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको चेयरमैन पूछ लेगा, या ये जो मेंबर्स हैं इसमें से कौन मेंबर हैं कौन से नहीं है वो पूछ सकता है एक ऑप्शन देकर। इसके अलावा मुस्लिम मेंबर कौन थे वो पूछ सकता है। ठीक, देन उसके अलावा कि जैसे बीएल मित्तर साहब रिप्लेस हुए तो वो किससे रिप्लेस हुए ये भी पूछ सकता है। तो ये एन माधव राव से, और डीपी खेतान जो है उनको किसने रिप्लेस किया? टी कृष्णमाचारी ने। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये देखो मैंने बताया ना, ये लेक्चर आपका सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर है कि आपको ऐसे ऐसे ये फैक्ट को याद रखना है। ठीक, तो एडॉप्ट हमने कब किया हमारे संविधान को? अपनाया कब हमने? हिंदी में कहते हैं अपनाना, तो वो था हमारा 26 नवंबर 1949 को। और पूरी तरह से कमेंस कब किया, मतलब पूरी तरह से हमने इसे अपने देश में लागू कब कर दिया? ऑन 26 जनवरी 1950, 2 महीने बाद। ठीक है, अब हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं? ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने संविधान को इस 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। ठीक है, क्या क्या? पहले तो प्रियम्बल जो हमारा प्रस्तावना है वो है, आर्टिकल्स हैं। तो जब हमारा संविधान बना उस टाइम पर एक प्रियम्बल था, आज भी एक ही है। उस टाइम पे आर्टिकल्स कुछ 395 थे, आज 400 के भी ऊपर हैं आर्टिकल्स। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सारे संशोधन किए गए और उन्हें जोड़ा गया। उसके बाद में जब संविधान बना तब हमारे यहाँ पे 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, सूचियां कहते हैं जिनको, 8 सूचियां थी। आज की डेट में कितनी है? 12। देन पार्ट्स 22 पार्ट्स थे। ठीक, और आज है 25। भले ही वो 25 जो भाग हैं वो भी इस 22 के ही अंदर है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हमने पार्ट्स भी देख लिया है, हमने शेड्यूल्स भी देख लिया, हमने आर्टिकल्स भी देख लिए। ठीक है, प्रियम्बल को हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फैक्ट्स पूछ देता है कि जब संविधान बना उस टाइम पर कितने शेड्यूल्स थे या कितने पार्ट्स थे, ये पूछ सकता है। अब देखिए टोटल खर्चा कितना है। जो हमारा संविधान बना तो उसमें टोटल खर्चा आया 64 लाख रुपीस। ओके, देन फाइनल सेशन जो हुआ, मैंने बताया था कि टोटल कितने सेशंस हुए थे? 11, और जो 12वां सेशन था उसमें सबने क्या किए थे? सिग्नेचर्स किए थे। ठीक है, तो जो फाइनल सेशन कब हुआ आपका? जनवरी 24 1950, जब सबने क्या किया? सिग्नेचर्स किए। ठीक है, और पहला जनरल इलेक्शंस कब कराए गए? 1951 से 52। ओके, इसके बीच में हमारे जनरल इलेक्शंस हुए। तब तक हमारे पार्लियामेंट को कौन चला रहा था? हमारा संविधान सभा चला रही थी। ओके, चलिए अब देखो, जो आर्टिकल है हमारा 395, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए हमारे संविधान में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था एक 1935, जिसको कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ऑफ 1947। तो ये दोनों को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, ये दोनों को हमने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। कब? 26 जनवरी को, जब 1950 को पूरी तरह से हमने संपूर्ण तरीके से हमारे संविधान को लागू कर दिया, और जो इंडिया था उसके बाद में पूरी तरह से फ्री था, हम डोमिनियन भी नहीं थे उसके बाद में। ठीक है, तब हमने क्या किया? ये दोनों एक्ट को पूरी तरह से हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक, टोटल सेशंस कितने हुए? 12 बता चुकी हूं। और 12वें सेशन में
क्या हुए थे, सारों ने सिग्नेचर्स किए थे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने क्या किए थे, सिग्नेचर्स किए थे। और 12th सेशन हुआ कब था, ऑन 24 जनवरी 1950। ठीक है, अब ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, मैंने प्रीवियसली भी आपको बता चुकी हूँ ये, तो फिर भी यहाँ पे देख लो। ठीक है, कि मेंबरशिप टू द कॉमनवेल्थ, ठीक है, राष्ट्रमंडल कब हमने मेंबरशिप उसकी रेटिफाई की, मई 1949 में। हमने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया, 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है इन डेट्स को भी। दूसरी कुछ चीजें हैं जिनको आप देख सकते हो, जैसे कि जब हमारा संविधान बना, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी, संविधान सभा एक्चुअली, तो जो सिंबल था उसका वो क्या था, एलिफेंट। ठीक है, देन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाए गए जो कि क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, जो हम संविधान बना रहे हैं उस पर चीजें बताएंगे। ठीक है, तो वो किसे बनाए गए, BN राव। अब देखो दोनों नाम अलग है, MN रॉय अलग है, BN राव अलग है, तो ये सब याद रखना, सबको मिला मत देना एक साथ। ठीक है, अलग अलग है। देन एक थे HVR अयंगर, इन्हें क्या बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सेक्रेटरी मतलब क्या होते हैं आपके, सचिव, इन्हें सचिव बनाया गया। ठीक है, संविधान सभा का। SN मुखर्जी को क्या बनाया, चीफ ड्राफ्ट्समैन बनाया गया, जो मेन देखेंगे पूरा प्रारूप समिति का पूरा काम को जो देखेंगे। ठीक है, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने लिखा वो क्या था आपका, हैंड रिटन था, मशीन से नहीं लिखा गया था, वो हाथ से लिखा गया था। तो उसे किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये का नाम भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक, देन जो संविधान हमारी हैंड रिटन थी, तो फिर उसमें जो डिजाइन्स बने उस बुक पे, इतनी ब्यूटीफुल डिजाइन्स को किसने बनाया, जो शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे, ये लोगों ने बहुत अच्छे से उसे डेकोरेट किया। ठीक, और हिंदी कैलीग्राफी उसकी किसने की, बसंत कृष्णन वैद्य ने। ठीक है, तो इंग्लिश में तो इन्होंने लिखा प्रेम बिहारी नारायण ने, और उसके हिंदी कैलीग्राफी की थी वसंत जी ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, फैक्चुअल पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा, एक कहानी की तरह रटो, जैसे भी आपको जमे वैसे रटो। ठीक, अब लास्ट एंड ऑफ दिस सेशन में एक क्वेश्चन कई बार आपको पूछ देता है कि हमने 26 जनवरी 1950 को ही हमारे रिपब्लिक डे को क्यों मनाया। ठीक है, उसी दिन हमने क्यों मनाया हमारा रिपब्लिक डे, या फिर ये पूछता है कि उसी दिन हमने हमारे संविधान को लागू क्यों किया। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि 1929 में 2930 में जो INC है हमारी, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लाहौर सेशन हुआ था। ठीक है, और उस लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पहली बार, है ना, फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने ऑन 26 जनवरी, ठीक है, इसी दिन में, इसी डेट पर क्या कहा था, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी कि अब हमें डोमिनियन नहीं चाहिए। ठीक है, हमें अब डोमिनियन भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कि पूरी तरह से अंग्रेजों हमें छोड़ दो आप। ठीक है, ये चीज कब मांग की गई थी, 26 जनवरी को 2930 में INC द्वारा। कौन सा सेशन था, लाहौर सेशन। और तब जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था इस दिन, है ना, और रावी नदी के तट पर हमने हमारा नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट किया था। तब का जो नेशनल फ्लैग था उसमें बीच में चरखा बना हुआ था, है ना, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो उस टाइम पे बीच में ऐसे कुछ चरखा जैसा था। ठीक है, उस टाइम पे अशोक चक्र नहीं था, अशोक चक्र वाले फ्लैग को हमने बाद में अडॉप्ट किया। ठीक है, ये चीज है, तो ये कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए कई बार पूछते हैं कि 26 जनवरी को ही हमने रिपब्लिक डे क्यों मनाया, तो अ टाइप ऑफ आप कह सकते हैं, अब हमारा एक हिस्टोरिकल मूवमेंट जुड़ा हुआ है उस चीज के साथ में, इसलिए। ठीक है, तो विद दिस वी एंड अप आवर लेक्चर। मैं जब भी अपने लेक्चर को फिनिश करती हूँ तो उसके बाद में मैं जस्ट एक कोटेशन आपको बोलती हूँ, जस्ट आप थोड़े से मोटिवेट हो जाओ। क्या, द नंबर 1 स्किल इन लाइफ इज नॉट गिविंग अप। ठीक है, ये एक सिंगल स्किल है जो आपके पास होनी चाहिए कि कभी भी आप गिव अप मत करो। बिकॉज देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स जो है ना, काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है,
ऑब्वियसली आप लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत हार्डवर्क करते हो, मैं भी करती हूँ, हर कोई करता है, ठीक है। लेकिन जहां बात सिलेक्शन की होती है तो हो सकता है या तो आप एक अलग तरीके से पढ़ रहे हो या कहीं ना कहीं आपकी अगर कोई चीज छूट गई है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता और लोग काफी डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप क्या करो, बस एक स्टेडी वे से अपने काम को करते रहो, हार्डवर्क करो, स्मार्ट वर्क करो और इस तरह से आप फाइनली अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। आपको कोई भी डाउट रहे मेरे सेशन में, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।